तो सोचिए, आपने घंटों लगाकर बहुत मेहनत से एक मशीन लर्निंग मॉडल तैयार किया, बढ़िया। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, मॉडल बनाना एक बात है, पर यह जानना कि वो मॉडल असल में कितना अच्छा काम कर रहा है, ये सबसे जरूरी चीज है। इसी को कहते हैं मॉडल का मूल्यांकन करना। और ये एक ऐसी स्किल है जो डेटा की दुनिया में काम करने वाले हर इंसान के लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और अंदर तक जाते हैं। यही यही वो एक सवाल है जो हर डेटा साइंटिस्ट के दिमाग में घूमता रहता है। मॉडल तो बना लिया, वो प्रिडिक्शन भी दे रहा है, लेकिन क्या हम उन प्रिडिक्शंस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या वो असल दुनिया में नए डेटा पर भी उतना ही अच्छा काम करेगा? आज हम जो भी बात करने वाले हैं ना, उसका मकसद इसी एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढना है। तो किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को नापने के लिए हमें सबसे पहले उसकी गलतियों को नापना सीखना होगा। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। इस एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रेजिडुअल। ये कुछ फैंसी नहीं है, बस सीधी सी बात है। असल वैल्यू और आपके मॉडल की बताई हुई वैल्यू के बीच का फर्क। मान लीजिए असल कीमत थी 100 रुपए और आपके मॉडल ने बताया 90, तो रेजिडुअल हुआ 10। बस ये हर एक प्रिडिक्शन की गलती है। और कमाल की बात यह है कि रिग्रेशन के लगभग सारे मैट्रिक्स इसी एक चीज के ऊपर बने हैं। अच्छा, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देगी। जो नीले डॉट्स हैं वो हमारा असली डेटा है और जो लाल लाइन है वो हमारे मॉडल का अनुमान है। अब हर नीले डॉट से लाल लाइन तक जो नारंगी लाइन दिख रही है ना, बस वही है रेसिड्यूअल, वही है एरर। तो एक अच्छे मॉडल का काम क्या है? सीधी सी बात है, इन नारंगी लाइनों को, इन गलतियों को जितना हो सके उतना छोटा करना। मॉडल की गलतियों को नापने का कोई एक ही तरीका नहीं है। इसको ना एक टूल किट की तरह सोचिए। जैसे एक कारपेंटर के पास अलग अलग काम के लिए हथौड़ी, आरी, पेचकस सब होता है, वैसे ही एक डेटा साइंटिस्ट के पास भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। तो हमारे इस टूल किट में ना दो बहुत ही काम के औजार हैं, MSE और MAE। पहले बात करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर यानी MSE की। अब ये जो MSE है ना, ये बड़ी गलतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये क्या करता है, ये गलतियों का स्क्वायर कर देता है। तो सोचिए, एक छोटी सी गलती तो छोटी ही रहेगी, पर एक बड़ी गलती वो स्क्वायर होकर बहुत बड़ी बन जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक भारी हथौड़ा है जो बड़ी बड़ी गलतियों पर जोर से पड़ता है। दूसरी तरफ है मीन एब्सोल्यूट एरर यानी MAE। ये थोड़ा शांत स्वभाव का है। ये सभी गलतियों को एक बराबर नजर से देखता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मतलब ये आउटलायर्स जो अजीब से अलग थलग डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, उनसे ज्यादा परेशान नहीं होता। ये एक मेजरिंग टेप की तरह है जो हर चीज को बस ईमानदारी से नापता। आर स्क्वायर्ड या आर स्क्वायर्ड, ये शायद सबसे फेमस मीट्रिक है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में एक कहानी बताता है। ये बताता है कि हमारा मॉडल डेटा में जो उतार चढ़ाव है उसका कितना हिस्सा समझा पा रहा है। मतलब अगर हम कुछ भी ना करते और हर बार बस डेटा का एवरेज बता देते, तो हमारा मॉडल उससे कितना बेहतर काम कर रहा है। आर स्क्वायर्ड इसी सवाल का जवाब है। और ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए, जो सीधी हरी लाइन है ना, वो बस डेटा का औसत है, एकदम बेसिक अनुमान। और लाल लाइन हमारा मॉडल है। तो आर स्क्वायर्ड बस ये नापता है कि हमारी लाल लाइन इस सीधी सादी हरी लाइन से कितनी बेहतर फिट हो रही है। जितना ज्यादा आर स्क्वायर्ड, उतना बेहतर हमारा मॉडल। अब आते हैं मेपे पर। यह मेट्रिक बिजनेस की दुनिया का सुपरस्टार है। क्यों? क्योंकि यह परसेंटेज की भाषा में बात करता है जो सबको समझ आती है। अब यह कहना कि हमारा RMSE 10.5 है, अब थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर यह कहना कि हमारे मॉडल में 5% की गलती है, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है ना? तो हमने मॉडल को नापना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एक जाल है। कभी कभी एक मॉडल इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा कि वो असल में खराब होता है। सुनने में अजीब है, राइट? पर इसी को कहते हैं ओवरफिटिंग। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा को पूरी तरह से रट ले। मतलब वो सिर्फ पैटर्न ही नहीं, बल्कि डेटा में मौजूद हर छोटी बड़ी गड़बड़ी और शोर को भी याद कर ले। नतीजा क्या होगा? वो ट्रेनिंग डेटा पर तो 100 में से 100 नंबर लाएगा, पर जैसे ही उसे कोई नया अनदेखा डेटा मिलेगा, वो बुरी तरह फेल हो जाएगा। बस यही है ओवरफिटिंग। मॉडल सीखने की जगह रटना शुरू कर देता है। वो डेटा के पीछे के असली पैटर्न को समझने की अपनी क्षमता खो देता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह है जिसने सारे जवाब रट लिए हैं, लेकिन अगर सवाल थोड़ा भी घूमकर आ जाए तो वो ब्लैंक हो जाता है। तो भाई, इस ओवरफिटिंग की बीमारी का इलाज क्या है? इसका जवाब है रेगुलराइजेशन।
ये कमाल की टेक्निक है जो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी जटिलता पर लगाम लगाती है, उसे हद से ज़्यादा सीखने से रोकती है। ये एक तरह से एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी के बीच बैलेंस बनाने की कला है। इसके दो सबसे पुराने और पॉपुलर तरीके हैं, रिज और लासो। देखिए, मॉडल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हर फीचर को दी गई इंपॉर्टेंस की तरह होते हैं। रिज रिग्रेशन क्या करता है, वो इन कोएफिशिएंट्स को थोड़ा छोटा कर देता है ताकि कोई भी एक फीचर बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए, लेकिन ये उन्हें कभी जीरो नहीं करता। वहीं लासो रिग्रेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो गैर जरूरी फीचर्स के कोएफिशिएंट्स को दबाकर सीधा जीरो कर सकता है। मतलब वो अपने आप फीचर्स को चुन भी लेता है और हटा भी देता है। रिज और लासो तो कई सालों से हैं, लेकिन हाल की रिसर्च में एक बहुत ही अनोखा और नया तरीका सामने आया है। ये रेगुलराइजेशन को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखता है। इसका आइडिया इतना सिंपल है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक ओवरफिट मॉडल की लाइन कैसी होती है? अक्सर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ या नुकीली। तो रिसर्चर्स ने सोचा, क्यों ना हम लाइन को उसकी लंबाई के लिए ही सजा दें। एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को ज्यादा पेनल्टी मिलेगी और एक छोटी स्मूथ लाइन को कम। इससे क्या होगा? मॉडल खुद ब खुद एक सरल और बेहतर रास्ता ढूंढेगा। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, जब पेनल्टी कम है तो लाइन डेटा के हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव के पीछे भाग रही है, बहुत नुकीली है। लेकिन दाईं तरफ जैसे ही हम पेनल्टी बढ़ाते हैं, लाइन पर दबाव पड़ता है कि वो स्मूथ हो जाए, चिकनी हो जाए। ये सीधे सीधे ओवरफिटिंग पर कंट्रोल कर रहा है। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि ये नया तरीका पुराने तरीकों के मुकाबले कैसा है। नारंगी लाइन हमारी नई टेक्निक है। आप साफ देख सकते हैं कि हरी लाइन रिज और लाल लाइन लासो के मुकाबले नारंगी लाइन एक बिल्कुल अलग तरह का फिट बना रही है। ये हमें मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए एक और जबरदस्त औजार देता है। तो इतनी सारी मैट्रिक्स और टेक्निक्स देखने के बाद एक बात तो साफ है, मॉडल का मूल्यांकन करना सिर्फ कोई फॉर्मूला चला देना नहीं है। ये एक कला है, एक क्राफ्ट है। इसमें सही सिचुएशन के लिए सही टूल चुनना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई मॉडल बनाइए तो सही मैट्रिक चुनने के लिए खुद से ये कुछ सवाल जरूर पूछिए। क्या डेटा में आउटलायर्स हो सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद एमएई बेहतर रहेगा। क्या बिजनेस वालों को समझाना है तो मैपी से अच्छा कुछ नहीं। क्या मॉडल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो रेगुलराइजेशन के बारे में सोचिए। हर सवाल का जवाब आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या लगभग सही होना बेहतर है या सटीक रूप से गलत होना? सोचिए इसके बारे में। कभी कभी एक मॉडल जो ट्रेनिंग डेटा पर एकदम परफेक्ट होता है वो असल दुनिया में पूरी तरह गलत साबित होता है, और एक थोड़ा कम सटीक लेकिन ज्यादा सरल और मजबूत मॉडल लगभग हर बार सही काम करता है। ये हमें मॉडल बिल्डिंग के सबसे गहरे सच की याद दिलाता है। हमेशा सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी के बीच एक सही बैलेंस खोजना पड़ता है।